मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान का शीर्षक है राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्क्स के विचारों को मार्क्सवादी विचार के रूप में हम लोग जानते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। ये 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों से, समाजवादी विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। केवल राजनीति ही नहीं, समस्त चिंतन को मार्क्स के विचारों ने प्रभावित किया 19वीं सदी में। हालांकि उनका जो समाजवाद पर विचार है, ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स ने ही समाजवाद पर सबसे पहले विचार किया। कार्ल मार्क्स से पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने समाज की समस्याओं पर विचार किया। कार्ल मार्क्स पहले ऐसे समाजवादी विचारक हैं जिन्होंने न केवल समाज की समस्याओं के बारे में विचार किया, बल्कि उसके समाधान का भी मार्ग प्रस्तुत किया। इसलिए उनके द्वारा प्रतिपादित समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया है। मार्क्स के विचार मुख्य रूप से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल आदि ग्रंथों में व्यक्त हुए हैं। मार्क्स के जो विचार हैं वो खास करके उनकी जो मुख्य परिस्थिति है, यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद की जो यूरोप की परिस्थितियां थी, उन्हीं परिस्थितियों पर मार्क्स के विचार आधारित है। उनका विचार उदारवादी दृष्टिकोण से भिन्न है। उदारवादी दृष्टिकोण में जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि समाज में विविधताएं हैं, संघर्ष और मतभेद हैं और इसका समाधान धीरे धीरे ढूंढा जा सकता है, इनमें विविधताओं को कायम रखने का प्रयास किया जाता है, विविधताओं को समाप्त करने की बात नहीं सोची जाती है। जबकि मार्क्स का विचार इससे अलग है। मार्क्स मानते हैं कि समाज में दो वर्ग है और समाज में ये जो वर्ग बना है वह संपत्ति के आधार पर, उत्पादन के साधनों के आधार पर वर्ग बना हुआ है। एक वर्ग ऐसा है जिसके जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जिसके पास है और दूसरे वर्ग के पास उत्पादन के साधन नहीं है, यानी वो साधनहीन वर्ग है। कार्ल मार्क्स इस साधन संपन्न वर्ग को, यानी अमीर और पूंजीपति वर्ग को, बुर्जुआ वर्ग का नाम देते हैं, जबकि साधनहीन वर्ग को, जो गरीब और सुविधाहीन वर्ग है, उसे, जो मजदूर वर्ग है, उसे वो सर्वहारा वर्ग का नाम देते हैं। मार्क्स का विचार है कि समाज में जो संघर्ष है, जो मतभेद है, जो अन्याय है, उसके मूल में निजी संपत्ति है और इस निजी संपत्ति के कारण समाज में कोई अमीर है, कोई गरीब है और अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। इस शोषण को, इस समाज को इस शोषण से, इस अन्याय से मुक्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस वर्ग को ख़त्म किया जाए। और उनका मानना है कि जब तक ये वर्ग समाप्त नहीं होगा तब तक समाज से शोषण और अन्याय समाप्त नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने ये आह्वान किया, कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उन्होंने ये स्लोगन दिया। 19वीं सदी में ये स्लोगन पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की राजनीति को, पूरे विश्व की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था और कई देशों में मार्क्स के बताए विचारों के अनुरूप साम्यवादी क्रांतियाँ हुई।
वो मजदूर वर्ग का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि इस पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करो और संघर्ष करके राज्य सत्ता पर अपना अधिकार करो, और इसके बाद फिर एक ऐसे समाज की वो स्थापना पर बल देते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार कार्य करे और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। ऐसी अवस्था जिसमें न कोई वर्ग हो न कोई राज्य हो, ऐसे ही अवस्था को उसने साम्यवादी अवस्था का नाम दिया है मार्क्स ने, और इसलिए मार्क्स के विचार को साम्यवादी विचार कहा जाता है। मार्क्स ने जो विचार दिया है उसे साम्यवादी विचार कहा जाता है। मार्क्स का जो राजनीति के प्रति दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं उसको हम निम्न शीर्षकों में, कुछ शीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि मार्क्स का जो दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि व्यक्ति की जगह संपूर्ण सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। मार्क्स व्यक्ति को इकाई मान करके नहीं चलते हैं, बल्कि वो समाज व्यक्ति को मानते हैं कि वह सामाजिक प्राणी है और वर्ग को वो इकाई के रूप में मानते हैं, और इसलिए वो संपूर्ण समाज का अध्ययन करने पर बल देते हैं और उसमें जो वर्गीय व्यवस्था है उस पर, उसके पक्ष पर अध्ययन करने पर बल देते हैं। दूसरा है, मार्क्स की जो विचार है उसकी जो विशेषता है कि समाज व्यवस्था का आधार व्यक्ति नहीं वरन वर्ग है। जैसा कि हमने पहले भी आपसे चर्चा किया कि मार्क्स मानते हैं कि समाज व्यवस्था का आधार व्यक्ति नहीं है बल्कि वर्ग है। समाज में दो तरह के वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, दूसरा गरीब वर्ग है, या एक सुविधा संपन्न वर्ग है और एक सुविधाहीन वर्ग है। स्विंगवुड जो है वो इसे अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए बताते हैं और कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का ढेर मात्र नहीं है वरन एक जटिल समग्र संरचना है, जहां इसके विश्लेषण की इकाई व्यक्ति न होकर समूह या वर्ग है। मिलीबैंड भी समाज के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि समाज व्यक्तियों से निर्मित नहीं है वरन यह उनके उन अंतः संबंधों का सामूहिक योग है जिसके संदर्भ में वे समाज में रहते हैं। यानी वो व्यक्ति को इकाई नहीं मानते। मार्क्स जो है व्यक्ति को इकाई नहीं मानते बल्कि वर्ग को इकाई मानते हैं और उनके अध्ययन का जो, उनके चिंतन का जो केंद्र है वह समग्र इन्हीं वर्गों का समग्र रूप है और संपूर्ण समाज की दृष्टि से वो चिंतन करते हैं। फिर अर्थव्यवस्था पर जो उनका दृष्टिकोण है, आर्थिक व्यवस्था पर जो उनका दृष्टिकोण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्क्स मानते हैं कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो है वो संपूर्ण राजनीति को प्रभावित करती है, समस्त उत्पादन व्यवस्था की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उन्होंने इसी आधार पर, आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या की और उन्होंने बताया कि पहले जब समाज में उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे, यानी बिल्कुल साधारण जीवन लोगों का था, शिकार आदि के द्वारा वो अपना जीवन यापन करते थे, और ऐसी अवस्था को, सबसे प्रारंभिक अवस्था जो थी मनुष्य की, उसे वो आदिम साम्यवादी अवस्था बताते हैं। और इस अवस्था को
वो साम्यवादी अवस्था इसीलिए वो कहते हैं कि इस अवस्था में कोई वर्ग नहीं था, कोई निजी संपत्ति नहीं थी, कोई शोषक और कोई शोषित नहीं था, जिसे जब जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी और जहाँ जो चीज़ें उसे उपलब्ध हो जाती थी वहाँ उनका वह उपभोग कर लेता था। जैसे किसी को भूख लगी और जहाँ कोई फल कुछ मिल गया और उसे वो खा लेता। उसे धूप लग रहा है, जहाँ जिस पेड़ के नीचे छांव मिलता वहाँ आराम कर लेता। वर्षा होती और जहाँ वर्षा से उसकी रक्षा हो सकती थी, पानी से उसकी रक्षा हो सकती थी, हवा से उसकी रक्षा हो सकती थी, वहाँ उन जगहों का वो उपभोग करते थे और उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था। इसलिए उसमें कोई शोषक और कोई शोषित नहीं था और किसी तरह की अन्याय वाली व्यवस्था नहीं थी। इसको उन्होंने साम्यवादी अवस्था कहा। लेकिन धीरे धीरे मानव आगे बढ़ता गया, उसने खेती करना शुरू किया, पशुपालन का युग आया और इस युग ने दास अवस्था को जन्म दिया। छोटे छोटे उद्योग बढ़े, तो फिर सामंती अवस्था आ गई और फिर सामंती अवस्था के बाद जब छोटे छोटे उद्योगों की जगह बड़े बड़े उद्योग बन गए, इसने एक औद्योगिक क्रांति हुई और इस औद्योगिक क्रांति के ने जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया है। और वर्तमान उन्होंने 19वीं सदी में जो अपना विचार व्यक्त किया तो उसने बताया कि वर्तमान अवस्था जो है वो पूंजीवादी अवस्था है। और उन्होंने बताया कि हाँ, ये हर अवस्था में साम्यवादी अवस्था को छोड़ करके प्रत्येक अवस्था में एक संघर्ष रहा है और वर्तमान जो अवस्था है इसमें भी संघर्ष होगा। और इस संघर्ष की परिणति के रूप में उन्होंने साम्यवादी अवस्था की कल्पना की कि ये पूरे मजदूर लोग एक होकर के क्रांति करेंगे और क्रांति के द्वारा साम्यवादी अवस्था को लाएंगे, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है मार्क्स राजनीति में वर्ग संघर्ष को केंद्रीय मानते हैं। उनके अनुसार राजनीति में वर्ग संघर्ष केंद्रीय तत्व है। उन्होंने अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र में भी लिखा है, उन्हीं के शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि अब तक के समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिप कर कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। और इन संघर्षों की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में हुई है। तो इस प्रकार से मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष जो है वो मूलभूत तत्व है, वो केंद्रीय तत्व है। नेक्स्ट है कि राज्य और शासन शोषण के यंत्र है। मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं। उनके अनुसार राज्य की जो स्थापना हुई है वह अमीर वर्गों के द्वारा हुई है और गरीब वर्गों के शोषण के लिए हुई है। वो राज्य को एक साधन के रूप में मानते हैं और किसके साधन, तो इन अमीरों और पूंजीपतियों के साधन के रूप में मानते हैं। मार्क्स के अनुसार ये जब तक आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी तब तक तो ठीक था, लोगों में हितों के लिए कोई टकराव नहीं था, संपूर्ण समाज मिलकर के अपने आपसी मामलों का प्रबंध कर लेता था और उस अवस्था में राज्य नहीं थी। उसे वो आदिम साम्यवादी अवस्था का नाम देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब दास प्रथा में समाज बदल गया
जब दास प्रथा की स्थिति आई तो इस युग में स्वामियों के हाथ में, भूस्वामियों के हाथ में भूमि आ गई, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन उनके हाथों में केंद्रित हो गए और वो दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत थोड़ी थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध, चूँकि जिनका वो शोषण कर रहे थे, दास वर्ग का, जो मजदूर वर्ग थे, दास वर्ग थे, उनका जो है संख्या बहुत अधिक था और इस बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का सहारा लेना पड़ा। इसके लिए उन्होंने सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल आदि की व्यवस्था की और इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार हुआ जो शोषक वर्गों के समर्थक थे और उनके अनुसार राज्य संस्था की शुरुआत, राज्य संस्था का जो सूत्रपात हुआ वह यहीं से हुआ है। उनका मानना था कि चूँकि शोषक वर्ग जो है उनकी संख्या थोड़ी है और शोषित वर्गों की संख्या अधिक है, तो इसलिए उन पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए उन्हें अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता पड़ी और उसी अतिरिक्त शक्ति के रूप में पुलिस, न्यायालय, सेना और जेल आदि की व्यवस्था की गई। इसलिए वो राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं। वर्ग विभेद के कारण वो कहते हैं कि राज्य संस्था की उत्पत्ति हुई है और ये राज्य संस्था कायम भी इसी वर्गीय हितों की प्राप्ति के लिए है। राज्य को एक ऐसा यंत्र वह बताते हैं जिसकी सहायता से जो पूंजीपति वर्ग है या शोषक वर्ग है वह मजदूर वर्ग का या गरीब लोगों का शोषण करता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक पद्धति में मार्क्स विश्वास नहीं करते हैं और क्रांतिकारी पद्धति में उनका विश्वास है। मार्क्स लोकतांत्रिक संस्थाओं को अमीर लोगों की संस्थाएं बताते हैं और ये बता कर के उसका उपहास उड़ाते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में इन गरीब लोगों के हितों की रक्षा नहीं होती, इसलिए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर देना चाहिए। मार्क्स जो है लोकतंत्र को परिवर्तन के लिए किसी भी तरह के परिवर्तन, मार्क्स का विचार है कि लोकतंत्र के द्वारा किसी भी तरह का महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ये परिवर्तन लाने के लिए नितांत प्रभावहीन है और वो क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए श्रमिक वर्ग के अधिनायक व वाद की स्थापना की बात करते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है या मार्क्स का जो दृष्टिकोण है वो क्रांतिकारी राजनीति में वो विश्वास करते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स और एंजेल्स लिखते हैं उन्हीं के शब्दों में कि साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही की जा सकती है। यानी फिर वो आगे इस बात को भी बढ़ाते हैं कि पुराने समाज के स्थान पर नवीन समाज की स्थापना में बल की भूमिका दाई या नर्स जैसी है। यानी हम देखें तो मार्क्स जो है वो क्रांति के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है वह उसको नष्ट किया जाना चाहिए, बलपूर्वक उसे समाप्त कर देना चाहिए और उसमें व्यवस्था, इस जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये जो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, इसको नष्ट करने में जो बल प्रयोग किया जाता है, जो हिंसा होती है, उसे वो कहते हैं कि इसकी भूमिका दाई या नर्स के रूप में है। यानी जिस तरह से दाई बच्चे को रास्ते पर लाने के लिए
दुलार से थपकी देता है, थोड़ा एकाध झापर लगा भी देता है। इसी रूप में वो ये जो क्रांति है उस क्रांति में बल प्रयोग की भूमिका को जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। मार्क्स क्रांति के पूर्व और क्रांति के बाद की जो राजनीति है उसमें राजनीति को एक साधन के रूप में, एक टूल के रूप में देखते हैं और दोनों राजनीति में अंतर बताते हैं। वो बताते हैं कि क्रांति के पूर्व की जो राजनीति होगी उसका ध्येय मुख्य रूप से मजदूर वर्ग द्वारा राज्य संस्था पर नियंत्रण स्थापित करना होगा, ताकि राज्य संस्था के माध्यम से वह पूंजीवाद समर्थक तत्वों का दमन कर सके, उसको ख़त्म कर, निजी संपत्ति की प्रथा का उन्मूलन कर सके, साथ ही साथ उत्पादन के साधनों और संपत्ति पर सामाजिक स्वामित्व यानी सामूहिक स्वामित्व की स्थापना करने के लिए उस संस्था का उपयोग कर सके। इसके बाद वो कहते हैं कि क्रांति के बाद की राजनीति कैसी होगी, इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि क्रांति के बाद की राजनीति पहले तो समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। ये जो मजदूर वर्ग है, ये मजदूर वर्ग समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ जब राज्य संस्था पर अधिकार कर लेंगे तो राज्य संस्था के द्वारा वो समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद वो साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए कार्य करेंगे। साम्यवादी समाज की स्थापना का तात्पर्य जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है कई बार कि उसमें वो बताते हैं कि जब वर्ग नहीं रहेगा तो फिर कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और शोषण नहीं करेगा तो राज्य संस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ऐसे ही अवस्था को, राज्य विहीन और वर्ग विहीन अवस्था को कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी अवस्था का नाम दिया है। साम्यवादी, यही मार्क्स का साम्यवादी चिंतन है। मार्क्स के इस साम्यवादी चिंतन की कई आलोचनाएं भी की गई है। सबसे पहले आलोचकों ने बताया कि मार्क्स बताते हैं कि वर्ग संघर्ष राजनीति का केंद्रीय तत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म, सत्ता के लिए संघर्ष और शासक वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आदि जो तत्व है, इसने भी वर्ग संघर्ष की अपेक्षा राजनीति में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई है। राज्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण को इसलिए भी स्वीकार योग्य नहीं समझा जाता है। मार्क्स के राजनीति में सामान्य विचार यही देखा जाता है कि राज्य और शासन जो है वो शोषण का यंत्र नहीं है, बल्कि मानव जीवन को जो अव्यवस्था के दलदल थे उस दलदल से बाहर निकाल करके व्यवस्था प्रदान करने का जो कोशिश है उसी को राजनीति के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य, राजनीति का उद्देश्य जो है वो मानव जीवन को श्रेष्ठता की दिशा में आगे ले जाना है, और जबकि मार्क्स जो है केवल संघर्ष को ही केंद्रीय महत्व देते हैं। इसलिए मार्क्स के विचारों की आलोचना की जाती है। फिर भी मार्क्स के विचारों का, साम्यवादी विचारों का इतना महत्व तो ज़रूर है कि उसने पूरी दुनिया में मजदूर, पीड़ित, शोषित वर्गों की आवाज़ बुलंद की और इससे पूरी दुनिया में उसके हित में लोगों को चिंतन करने के लिए बाध्य कर दिया, उस दिशा में कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। और राजनीति में इन मजदूरों और शोषित वर्गों के हित को भी केंद्रीय तत्व के रूप में, केंद्रीय भूमिका में ला दिया। इन्हीं बातों के साथ इस व्याख्यान को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।